दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। यूपी में 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, जानिए बाकी राज्यों में कब खुलेंगे स्कूल कॉलेज। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल खोले जाएंगे। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। हालांकि स्कूलों में विद्यार्थियों के आने पर अभी रोक रहेगी। 1 जुलाई से स्कूल संचालक शैक्षिक और गैर शैक्षिक कार्यों के लिए अपने स्टाफ को बुला सकेंगे। छात्रों को अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास ही चलाई जाएगी। देश के ज्यादातर राज्यों में जून में नया सत्र शुरू होता है। हालांकि इस बार कोरोना के चलते हालात अलग हैं। ऐसे में जानिए स्कूलों को खोलने पर राज्यों को क्या कहना है। जी आपको बता दें कि बिहार में स्कूल खोलने को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार जारी रहा तो शैक्षणिक संस्थान चरणबद्ध ढंग से खुलेंगे। पहले उच्च शिक्षा के संस्थान खोले जाएंगे, इसके बाद उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्कूल खुलेंगे, उसके बाद अंत में प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। दिल्ली में शिक्षण संस्थान खोलने को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल स्कूल बंद रखे जाएंगे और ऑनलाइन कक्षाओं को ही बढ़ावा दिया जाएगा। कोरोना की स्थिति को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने ये फैसला लिया है। वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ गर्मी की छुट्टियां 13 जून तक थी, लेकिन अभी स्कूल नहीं खुले हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में 28 जून से स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान खुल सकते हैं। हरियाणा सरकार में 15 जून से स्कूल खुलने थे, लेकिन छुट्टियां 15 दिन बढ़ा दी गई हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की समय सारणी जारी की गई है। 16 जून से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। स्कूल खोलने की बात उन्होंने हालात पूरी तरह सामान्य होने पर कही है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने पर फैसला लेने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया है और 6 मंत्री इसमें शामिल किए गए हैं। कोविड महामारी को देखते हुए मंत्रियों का ये समूह प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और दूसरे शैक्षणिक संस्थानों को चलाने की योजना बनाने हेतु सुझाव देगा, जिसके बाद स्कूल खोले जाएंगे। हरिद्वार कुंभ कोरोना टेस्टिंग घोटाला, उत्तराखंड सरकार ने दिए एफआईआर के आदेश। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार जिला प्रशासन को महाकुंभ के दौरान हुए कोरोना टेस्टिंग घोटाले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार में 5 स्थानों पर टेस्ट करने वाली दिल्ली और हरियाणा की लैब के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल उत्तराखंड के हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां जाली नंबरों और पतों के साथ करीब 1 लाख कोरोना टेस्ट नकली निकले हैं। कुंभ मेला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की टेस्टिंग के लिए हरिद्वार, देहरादून, रुड़की और हरियाणा की 11 लैब को सूचीबद्ध किया था। इनमें से हरियाणा की 2 प्राइवेट लैब ने कुंभ मेले के आयोजन के दौरान 1 लाख से ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट किए थे। इनमें से अधिकतर टेस्ट नेगेटिव थे। हाल ही में हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से नकली कोरोना टेस्ट के आरोपों की जांच के आदेश दिया है। वहीं अब उत्तराखंड सरकार इस पूरे मामले में सख्त नजर आ रही है, जिसके बाद एक्शन देते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। और दोस्तों अगली खबर है गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि घर में रखी है सोने की ज्वेलरी तो जरूर जान लें ये नया नियम। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आपने भी अपने घर में सोने की ज्वेलरी को रखा हुआ है तो आपके लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, बता दें कि सोने से खरीद को लेकर नया नियम आज से लागू हो चुका है। ऐसे में अगर आपको इस नियम की जानकारी नहीं मिली है तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, नए नियम की अनदेखी करना ज्वेलर्स को जहां जेल की सजा से लेकर भारी भरकम जुर्माने तक पहुंचा सकता है, तो वहीं आपको भी परेशानी हो सकती है। ऐसे में बेहतर है कि आप सोने की शुद्धता से जुड़े नियमों के बारे में जरूर जान लें। जी हाँ,
बता दें कि अगर आपके घर में सोना रखा या सोने के गहने रखे हैं तो आपको गोल्ड हॉलमार्किंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने 16 जून यानी कल से भारत में गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। यानी अब बिना गोल्ड हॉलमार्किंग के कोई भी सुनार या ज्वेलर्स आपको सोने की ज्वेलरी नहीं बेच सकेगा। जी आपको बता दें कि गोल्ड हॉलमार्किंग के नए नियम के लागू होने के बाद अब लोगों के मन में टेंशन बढ़ रही है। उन्हें चिंता सता रही है कि उनकी पुरानी ज्वेलरी का क्या होगा, उन गहनों का क्या होगा जो घर की तिजोरी में रखा है। क्या सरकार के इस फैसले से घर में रखी पुरानी ज्वेलरी को अब नहीं बेच सकेंगे? जी आपको बता दें कि अगर आपके मन में भी ये इस तरह का कोई भी सवाल उठ रहा है तो आपको बता दें कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका सोना पूरी तरह से सुरक्षित है और आप जब चाहे बिना किसी बाधा के इसे बेच सकते हैं। गोल्ड हॉलमार्किंग का नया नियम पुरानी ज्वेलरी पर लागू नहीं होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दें कि जल्द भारतीय बाजारों में मिलेगी कोविड वैक्सीन। फाइनल स्टेज पर पहुंची है इसकी तैयारी। जी आपको बता दें कि भारत में जल्द ही कोरोना वायरस के खिलाफ एक नई वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध होगी। रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी को भारत सरकार से इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इस बीच देश में टीका का परीक्षण कर रही डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने बुधवार को बड़ी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि रूस की डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF और डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के बीच करार हो गया है। हैदराबाद स्थित फार्मा दिग्गज डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज की तरफ से बताया गया है कि वे देश के अन्य शहरों में अपना विस्तार करेंगी, जिससे लॉजिस्टिक बाधाओं को कम करने में सफलता मिलेगी। भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन का निर्माण कर रही डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने कहा कि भारत के विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बद्दी, चेन्नई, मिर्यालागुड़ा और कोल्हापुर जैसे अन्य शहरों में स्पुतनिक वी वैक्सीन के सीमित पायलट लॉन्च को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इसे अन्य शहरों में भी बढ़ावा दिया जाएगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 3 लाख रुपए हुई वार्षिक आय तो भी बेसहारा बच्चों को मिलेगा 4,000 रुपए प्रति माह। जी हां, बात करें कि कोरोना की विभीषिका में अनाथ हुए बच्चों के लालन पालन और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने ताजा निर्देशों के मुताबिक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अंतर्गत मासिक वित्तीय सहायता पाने के लिए ऐसे निराश्रित बच्चे भी पात्र होंगे जिनके अभिभावक अथवा देखभाल करने वाले संरक्षक की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होगी। वहीं ये अभी तक ये आय सीमा 2 लाख रुपए तक ही थी। ऐसे बच्चों के वयस्क होने तक उनके अभिभावक संरक्षक को मासिक 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 730 डॉक्टर्स की मौत। बिहार में सबसे ज्यादा डॉक्टर की गई जान। जी हां, आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में 730 डॉक्टरों की मौत हुई है। एसोसिएशन की ओर से जारी की गई सूची के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मौत बिहार में हुई है। बिहार में कुल 115 डॉक्टर्स वायरस की चपेट में आने के बाद दम तोड़ दिए। वहीं डॉक्टरों की मौत के मामले में राजधानी दिल्ली अब दूसरे नंबर पर आ गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कुल 109 डॉक्टरों की मौत हुई है। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 89, पश्चिम बंगाल में 62, राजस्थान में 43, झारखंड में 39 और आंध्र प्रदेश में 38 डॉक्टरों की मौत हुई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में 16 और छत्तीसगढ़ में 5 डॉक्टर कोरोना के शिकार हुए। इसके साथ ही हरियाणा और पंजाब में 3-3 डॉक्टरों की मौत हो गई है। वहीं तमिलनाडु में 32, ओडिशा में 31, केरल में 24 और महाराष्ट्र में 23 और मध्य प्रदेश में 16 डॉक्टरों की मौत हुई है।
डीए को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, 32,400 रुपए तक बढ़ सकती है सैलरी। जी हम बात कर रहे हैं कि लंबे वक्त से सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जी हां, महंगाई भत्ते को लेकर 26 जून को अहम बैठक होने वाली है और केंद्र सरकार के अधिकारियों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ व्यय विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक होगी, जिसमें महंगाई भत्ते को लेकर फैसला लिया जाएगा। डीए को लेकर सरकार के फैसले के बाद माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 32,400 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। महंगाई भत्ते को लेकर 26 जून को लेकर अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक के बाद सैलरी में करीब 32,400 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। सैलरी में ये इजाफा 7वें वेतन आयोग के तहत होगा। माना जा रहा है कि ये रकम कर्मचारियों के खाते में एक मुश्त डाली जाएगी। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 17% से बढ़कर 28% तक पहुंच जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों को 3 किश्तों का भुगतान किया जाएगा। जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं जुलाई 2020 में 3% का इजाफा हुआ, जबकि जनवरी 2021 में इसमें 4% की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद ये बढ़कर 28% तक पहुंच सकती है। जी आप बता दें कि बिहार में बढ़ता जा रहा है ब्लैक फंगस का प्रकोप, 80 लोगों की हो चुकी है मौत। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस प्रदेश में पांव पसार रहा है। ब्लैक फंगस के चलते अभी तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 582 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 191 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 311 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। 582 में से ऐसे अधिक लोग हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके थे। प्रदेश की राजधानी पटना के 2 बड़े अस्पतालों में ब्लैक फंगस से संक्रमित लोगों का ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं पीएमसीएच में मरीजों को राहत नहीं मिल पा रही है। राम जन्मभूमि घोटाले पर संजय सिंह के तेवर सख्त, कहा अब अदालत जाऊंगा। जी आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जमीन घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में जमीन पर विवाद अब और बढ़ता जा रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर चंदा और प्रॉपर्टी डीलर के पक्ष में खड़ा होने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। और वहीं अब एक बार फिर सांसद ने श्री राम जन्मभूमि जमीन घोटाले पर एक और बड़ा खुलासा किया है। साथ ही इस घोटाले को लेकर अदालत जाने की भी बात कही है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मैंने अयोध्या राम मंदिर निर्माण के संबंध में घोटाले का खुलासा किया। इसके बाद केंद्र सरकार और भाजपा के कार्रवाई करने के लिए 3 दिनों तक इंतजार किया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि बीजेपी की आस्था प्रॉपर्टी डीलरों, भ्रष्टाचारियों में है, भगवान राम में नहीं है। मैं इस मामले को अदालत में ले जाने की तैयारी कर रहा हूं। वहीं बुधवार यानी 16 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि जिस एग्रीमेंट का जिक्र ये लोग बार बार करते हैं, दरअसल वे एग्रीमेंट 18 मार्च 2021 को कैंसिल हो चुका है और भाजपा बस चंदा चोरों को बचाने में लगी है। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण में अगर कोई बाधा डाल रहा है तो ये चंदा चोर। इसके साथ ही उन्होंने कुछ दस्तावेज भी ट्वीट किए हैं। वहीं इससे पहले सिंह ने जमीन घोटाले को लेकर कहा था कि चंदा चोरों ने भगवान राम का अपमान किया है, दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ये लोग चोरी किया हुआ पैसा वापस करें और हिंदुओं से माफी मांगे, साथ ही राम मंदिर निर्माण में तेजी लाई जाए। इन्होंने पैसा चोरी कर लिया, इसलिए निर्माण धीमा पड़ गया, निर्माण तेज किया जाए। अभी और बढ़ सकती है पेट्रोल व डीजल की कीमतें, बढ़ती कीमतों पर बोले पेट्रोलियम मंत्री। जी हां, आपको बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। हाल ही में पेट्रोल यहां तक कि डीजल की कीमतों में भी वृद्धि की गई थी। इसके पेट्रोल के साथ साथ डीजल भी 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर गया है। मौजूदा समय में ईंधन की कीमत सबसे ज्यादा है, जिसे देश ने पहले कभी नहीं देखी है। ऐसे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों को निराश करते हुए एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह ईंधन की बढ़ती कीमतों से अवगत है, लेकिन इसे अभी कम नहीं किया जा सकता है क्योंकि सरकार उस पैसे को कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए बचा रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि मौजूदा ईंधन की कीमतें लोगों के लिए बड़ी समस्या है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक साल में टीकों पर 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में हम कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए पैसे बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को 8 महीने तक मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पीएम किसान के तहत हमारे किसानों के बैंक खातों में सीधे हजारों करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। हाल ही में एमएसपी में बढ़ोतरी की गई थी और ये सब इसी वर्ष में हो रहा है। यूपी टीईटी पास 21 लाख अभ्यर्थियों के हित में योगी सरकार का बड़ा आदेश, प्रमाण पत्र अब आजीवन मान्य। जी हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी उत्तीर्ण 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की तर्ज पर यूपी टीईटी प्रमाण पत्र को भी आजीवन मान्य करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता प्रदान किया जाए। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दोबारा देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पूर्व प्रचलित व्यवस्था ही लागू रखी जाए। दरअसल केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 जून को ऐलान किया था कि टीईटी 2011 से जारी हो रहे प्रमाण पत्र आजीवन होंगे। इसके पहले प्रमाण पत्र 7 साल और 2020 का ही आजीवन मान्य था। मंत्री के बयान के बाद यूपी में भी इसके आजीवन मान्य होने की संभावना बढ़ गई थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने इसका प्रस्ताव भी भेज दिया था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दे दिया है। इसके कदम से उन अभ्यर्थियों को विशेष राहत होगी जो प्रमाण पत्र की अवधि पूरी होने से दोबारा परीक्षा देने की तैयारियों में जुटे थे। यूपी टीईटी प्रमाण पत्र अभी तक 5 वर्ष तक ही मान्य रहा है। और वहीं बता दें कि यूपी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों के 4 लाख स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, इस साल नहीं बढ़ेगी फीस। जी हम बात करें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्र हित में प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इस साल फीस में बढ़ोतरी नहीं करने का एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। इस बड़े फैसले से एकेटीयू से लगभग 750 इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से संबंध निजी क्षेत्र में 1247 डिप्लोमा स्तरीय और 19 अनुदानित संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। सचिव प्राविधिक शिक्षा आलोक कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार फीस बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जो फीस पिछले शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 में निर्धारित की गई थी वही इस साल भी ली जाएगी। प्राविधिक शिक्षा विभाग के इस फैसले के करीब 4 लाख विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिल गई है। और वहीं पासपोर्ट रिन्यू नहीं होने पर भड़की कंगना रनौत, याद दिलाया आमिर खान का असहिष्णुता वाला बयान। जी हां, आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अक्सर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। वे सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं। महाराष्ट्र सरकार और कंगना के बीच पिछले काफी समय से तनातनी चल रही है और इस बार कंगना का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार उनका अपरोक्ष तरीके से शोषण कर रही है। कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने दर्द को साझा किया है। कंगना ने महाराष्ट्र सरकार को महाविनाशकारी सरकार तक कह डाला है और उन्होंने कहा कि मेरे पासपोर्ट को रिन्यू किया जाए। कंगना रनौत ने फेसबुक पर एक पोस्ट करके लिखा कि महाविनाशकारी सरकार ने अब मेरा अपरोक्ष तरीके से शोषण शुरू कर दिया है। पासपोर्ट को रिन्यू कराने की मेरी अपील को खारिज कर दिया गया है क्योंकि एक टपोरी सड़क छाप रोमियो जिसका नाम मुनव्वर अली है
उसने मेरे खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कराया है। कंगना ने कहा कि ये केस कोर्ट में तकरीबन रद्द हो गया था, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने मेरी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मैंने अपील की थी कि मेरे पासपोर्ट को रिन्यू किया जाए, लेकिन कोर्ट ने मेरी याचिका को खारिज करते हुए इसका कारण बताया कि मेरी याचिका अस्पष्ट है। तो जान लेते हैं आज क्या है सोने और चांदी का ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 300 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,259 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और वहीं चांदी की कीमत में 399 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 72,202 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। और वहीं जान लेते क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि बिहार में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा। जाने यूपी, एमपी, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के क्या है हाल। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज इतवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून की तेजी से कमी आई है और उसे दिल्ली पहुंचने में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में यानी बुधवार को आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। बिहार में मानसून अपने चरम पर है और रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। यूपी में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है और यहां भी बारिश देखने को मिली है। बिहार में बारिश की वजह से नदियां उफन रही हैं और एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फिलहाल बिहार को बारिश से आज भी राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने मानसून बुलेटिन में जानकारी दे दी है। राजस्थान, गुजरात के बाकी हिस्सों यानी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां अभी नहीं हैं। अगले 5 दिन में ये उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी पहुंच सकता है। तो आपको बता दें क्या है मौसम का ताजा हाल। आपको बता दें कि स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों यानी पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, दक्षिण कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।